हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, अल्टरनेटिंग करंट अपना खत्म हो चुका है और लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रांसफार्मर बताया था। तो मैंने कुछ एक पीडीएफ भी भेजा है जिससे तुम नोट्स कंप्लीट कर लेना अपने। साथ ही साथ एक ट्रांसफार्मर में एक नोट जरूर लिखना है अपने को, जो तुम अब नोट कर लो। लास्ट में एक नोट लिख लो बस। देखो, यदि ट्रांसफार्मर के इनपुट पर एसी के बजाय डीसी इनपुट लगा दिया जाए, मतलब एक बैटरी सोर्स लगा दिया जाए, ठीक है, बैटरी लगा दी, तो आउटपुट जो है वो हमेशा 0 वोल्ट आएगा। आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 0। चाहे इनपुट कितना भी वोल्ट की बैटरी लगा दे, आउटपुट हमेशा क्या होगा? 0। ये ध्यान रखना, गलती हो जाती है, कंफ्यूजन में हम कुछ और आंसर टिक कर देते हैं। उसका रीजन ये है, यदि इनपुट पे डीसी लगाएंगे तो इनपुट में जो फ्लक्स होगा वो टाइम का फंक्शन नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डीसी है, चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट फ्लक्स होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, मतलब सेकेंडरी पे जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो 0 आ जाएगा। तो नोट करके लिख लो, इफ ए डीसी सोर्स, ब्रैकेट में लिखना बैटरी, ठीक है, ब्रैकेट में बैटरी, ए डीसी सोर्स इज अप्लाइड to input of a transformer, applied to input of a transformer, then output of the transformer, output of the transformer will always be 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी चैप्टर में पढ़ते हैं हम एक डिस्प्लेसमेंट करंट। चैप्टर हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें पहला टॉपिक लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। देखो बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं, एक कैपेसिटर को चार्ज करने वाला। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके चार्जिंग के लिए एक सर्किट बना रखा है। ये ठीक है, इस सर्किट से किसी टाइम पर कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये करंट जो है कंडक्शन के कारण होती है, तो इसको आईसी बोल देता हूं। आईसी स्टैंड फॉर कंडक्शन करंट, ठीक है, आईसी करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक लूप लेते हैं, सर्कुलर लूप ले लिया कोई। इस लूप के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे इस लूप पर। तो देखो, पहले हमें पता होना चाहिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ मैंने बताया हुआ है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, मतलब लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है म्यू नॉट इंटू आई इन के इक्वल। मतलब किसी भी क्लोज लूप, जैसे ये लूप ले लिया, इसके लिए जो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल आएगा वो आएगा म्यू नॉट इंटू आई इन। ये जो बी है बेटा, ये इस लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल इसका लेंथ एलिमेंट लिया है मैंने, और आई इन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस लूप को बाउंड करने वाली जो सरफेस है, मतलब ये जैसे लूप है, इसको बाउंड करने वाली जो सरफेस है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर बाउंड करने वाली डिस्क शेप की जो सरफेस है, तो इस सरफेस से पास करने वाला करंट आई इन है। अब देखो, मैक्सवेल ने क्या किया, उसने कहा देखो, एक ये ऐसी शेप का इसने एक
लूप लिया। ध्यान से देखना ये किया क्या है इसने, इसकी जो शेप है बेटा वो ऐसे समझ लो जैसे मटके की जैसी शेप है। जैसे मटके का ढक्कन वाला पोर्शन ये है और पीछे का बैक पोर्शन ये, पूरा इसको कवर कर दिया इसको। मतलब ये जो प्लेट है इस प्लेट को इस शेप के अंदर बाउंड कर लिया, ये इसका ढक्कन वाली शेप होगी। अब देखो इसने ये जो लूप लिया, ये वाला लूप, इसके लिए दो सरफेस डिफाइन किए। एक सरफेस कहा कि ये वाली सरफेस है S1। ध्यान से देखना इस सरफेस S1 का जो बाउंड्री लाइन है वो यही वाला लूप है जो हमने पहले स्टार्टिंग में लिया था। बोलो है या नहीं? और एक सरफेस लिया ये S2, मैं कहूं तो इसका ढक्कन शेप की, ढक्कन जो इसका जो बेस, ये जो डिस्क वाला पोर्शन है वो वाला। तो ये जो सरफेस है S2 है, इस सरफेस की भी बाउंड्री लाइन देखोगे तो वही ये रिंग शेप की है। बोलो मतलब दोनों के लिए बाउंड्री जो है वो क्या है, सेम है। अब इसने कहा कि यदि मैं इस लूप पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं S1 के लिए, सरफेस S1 अज्यूम करते हुए, तो ध्यान से देखना फॉर सरफेस S1 इसने कहा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। इस सरफेस को जो पास करके जाने वाला करंट है वो ये कंडक्शन करंट है, ये अंदर जा रहा है, तो आई इन जो है वो IC बन जाएगा। ठीक है, इसको कैपिटल आई लेंगे। आई इन जो है वो क्या बन जाएगा, IC। इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। फॉर सरफेस S2, S2 सरफेस मतलब ये वाली सरफेस, डिस्क वाली शेप, इसके लिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl लिखें, वो आएगा म्यू नॉट इंटू आई इन। अब ध्यान से देखो दोनों प्लेट के बीच में कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, यहां एयर है, तो यहां पे करंट कैसा, कोई करंट नहीं है, तो इसका मतलब यहां इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये इक्वेशन 2 दे दिया। अब मैक्सवेल ने कहा देखो ये जो B ले रहा हूं मैं वो हमेशा दोनों केस में, इसमें भी और इसमें भी, ये B तो इस डिस्क की बाउंड्री पे ही ले रहा हूं। बोलो ले रहा हूं या नहीं? कोई भी सरफेस हो बाउंड्री लाइन तो यही है। मतलब जो लाइन इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं वो सेम पॉइंट्स का निकाल रहे हैं दोनों केस में, लेकिन रिजल्ट दोनों केस में अलग अलग दे रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें कह रहा है कि ये आ रहा है, इसमें कह रहा है कि 0 आ रहा है। ऐसा तो कैसे पॉसिबल है? एक सेम पॉइंट्स के लिए यदि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उसकी वैल्यू तो सेम आनी चाहिए, ऐसा कैसे अलग लगा सकती है? उसने कहा पक्का इसमें कुछ गड़बड़ है, एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ मिस्टेक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इक्वेशन 1 and equation 2 do not satisfy each other, एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ नीड्स सम मॉडिफिकेशन। सो एम्पियर सर्किटल लॉ नीड्स सम मॉडिफिकेशन। तो उसने फिर नया एम्पियर सर्किटल लॉ दिया जो कि उसने मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बोल दिया। उसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोल सकते हैं। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, उसने कहा कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl जो है दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IC फॉर कंडक्शन करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi b अपॉन dt। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi b बाई dt। यार phi b जो है ये है मैग्नेटिक, सॉरी phi e बाई dt, b नहीं phi e बाई dt। फिर phi e जो है ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको
एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है, जो कि ये आ गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, ये जो टर्म है बेटा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, इसको करंट के साथ ऐड कर रखा है, मतलब दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम है। इसका मतलब ये भी कुछ करंट के जैसी चीज ही बनेगी, इसीलिए इसको आईडी नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे इस चीज को डिस्प्लेस कर दिया एक करंट से, इसलिए उसको डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये बन गया आई सी प्लस आई डी, वेयर आई डी इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो मैक्सवेल ने इस एम्पियर सेकेंडर लॉ को मॉडिफाई किया और उसने कहा कि क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जो है म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी आएगा। ये मॉडिफाइड एम्पियर सेकेंडर लॉ है, ठीक है। इसको लिखो, फिर देखते हैं कि क्या इससे इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीन पोज करो और इसको कंप्लीट नोट कर लो बेटा। लिख लिया होगा, मिटा दूं? तो अब देखो, अब दोबारा से ये एम्पियर सेकेंडर लॉ लगा रहे हैं फॉर सरफेस S1। मैं कहूंगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कंडक्शन करंट, तो आईसी है S1 से, और बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, तो मैं कहूंगा ये तो टर्म जीरो हो जाएगी, ये इक्वेशन 1। फॉर सरफेस S2 क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब अंदर आई जीरो हो गया कंडक्शन करंट, लेकिन एक टर्म आ गई एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। हमें ये प्रूव करना है कि क्या आईसी और ये टर्म दोनों इक्वल है या नहीं है। वी हैव टू प्रूव IC इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। यदि ये प्रूव हो गया तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देंगी, कहेंगे दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। चलो करके देखते हैं। अब देखो, मैं कहूंगा ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट करंट है ID, ये आ गई एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि मैं बात करूं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E इंटू एरिया, E इंटू इसका एरिया, तो आई डी इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यदि यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ माइनस Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में आती है वो आती है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया गया था, इंटू ए से ए कट गया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई डी जो आएगा वो बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, और चार्ज के रेट ऑफ चेंज तो कंडक्शन करंट होती है। इसका मतलब आई डी जो है वो आई सी के क्या है, इक्वल है, हैंस प्रूव हो गया। मतलब दोनों करंट जो है डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट वो इक्वल हैं, और ध्यान रखना हमेशा इक्वल होंगे ऐसे केस में, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट करंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू कंडक्शन करंट। ये बात समझ में आई बेटा? दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो यहां से देखो ये जो नई चीज आ गई, मॉडिफाई कर दिया मैक्सवेल ने और एक डिस्प्लेसमेंट करंट की जैसी एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी इसके अंदर, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के इक्वल आती है। यदि किसी केस में तुम्हें कंडक्शन करंट निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है तो तुम वो निकाल दो कंडक्शन करंट, वही डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाएगी। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लिख लिया होगा बेटा। एक चीज देखो, यहां से मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ जो आया वो निकल के आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई सी प्लस अपसाइलन नोट डी फाई ई बाई डी टी। देखो बेटा, याद करो मैंने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, उससे मैंने लेंज लॉ का यूज किया था और कहा था कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल हमेशा जीरो नहीं होता है। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो उस केस में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल जीरो होता है। लेकिन यदि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उस रीजन में क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल की वैल्यू जीरो नहीं आती, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। तो मतलब वहां से हमें एक बात पता चली थी, यदि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर सकती है। अब यहां को यदि समझें तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल की यदि कुछ वैल्यू आ रही है, मान लो कंडक्शन मतलब करंट नहीं है उस रीजन में, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो भी टाइम का फंक्शन है। टाइम का फंक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन करना है। यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम का फंक्शन है तो उस रीजन में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल की नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। तो जैसे वहां पे यदि मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन होती थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लेती थी, सेम वैसे ही यदि यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम का फंक्शन है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, तो यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर लेती है। इससे ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर सकती है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ ऐसे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करती रहती है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करती रहती है, और इसी सीक्वेंस में एक दूसरे को इंड्यूस करते हुए एक वेव प्रोपोगेट करती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, तो नोट करके लिख लेंगे, ये लिखना चाहो तो लिख लो इक्वेशन नोट में और फिर उसके नीचे लिखेंगे from modified ampere circuital law, from modified ampere circuital law we can say that modified ampere circuital law we can say that in a region if electric field changing with time, if electric field changing with time, then it can induce magnetic field, it can induce magnetic field। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स, a parallel plate capacitor consists of two circular plates of radius 0.1 मीटर। ठीक है,
of radius 0.1 meter. They are separated by a distance. They are separated by a distance d is equal to 0.5 mm. ठीक है. If electric field between the capacitor plates, if electric field between the capacitor plates changes as dE by dt is equal to 5 into 10 की power 13 volt upon meter into second. Find displacement current between plates. Find displacement current between plates. ये ठीक है, ये पूछा है बेटा. तो देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है. यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी रेट ऑफ चेंज दे रखी है हमें 5 इंटू 10 की पावर 13 वोल्ट अपॉन मीटर इंटू सेकेंड. और ये जो सेपरेशन है ये है 0.5 mm यदि चाहिए तो, और रेडियस 0.1 mm है. तो मैं कहूंगा जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा वो तो आएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. ठीक है. तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12. या एक काम करो, ये शायद रखने की जरूरत ना पड़े, कैंसिल भी हो सकता है, तो एप्सिलॉन नॉट ही रहने दो. एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए रखना तो पड़ेगा भाई. क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी इंटू एरिया कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा. प्लेट एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर. तो एप्सिलॉन नॉट हो गया 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू डीई बाई डी टी दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 13. ठीक है. इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर. इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 13.9 एम्पियर आ जाएगा. सोल्व कर लेना बेटा. -12 और -2 -14 प्लस 13 -1 आएगा. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इतना बच जाएगा. ठीक है. इसको सोल्व कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं. इसको लिख लो बेटा, नोट कर लो. इसको लिख लिया होगा. एक क्वेश्चन और करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट पे. अच्छा है ये. लिखो, टू सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 0.1 meter are used to form a parallel plate capacitor. If displacement current between the plates is 2 pi ampere, डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी दे रखी है 2 pi ampere, then find magnetic field produced by displacement current 4 centimeter from the axis of the plate. 4 centimeter from the axis of the plate. ऐसे समझो, ये दो प्लेट हैं, ऐसे. ये इसकी एक्सिस है. ठीक है. इनकी जो रेडियस है वो 0.1 मीटर है और ये देखा है आईडी जो है वो 2 पाई एम्पियर है.
ठीक है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट यहां से 4 सेंटीमीटर ऊपर, ये जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट है, यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां मैं एक क्लोज लूप लूंगा, ऐसा, ये क्लोज लूप ले लिया, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक लूप आ गया। मैं कहूंगा इस लूप में हर एक पॉइंट पर सिमेट्री से कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। ठीक है, तो देखो बी डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन लिखूंगा, लेकिन आई इन जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटीमीटर रेडियस वाली जो डिस्क बनी है इसके अंदर का लेना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में ये जो करंट है बेटा पूरे 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस तो 10 सेंटीमीटर ना, पूरे इसमें फ्लो कर रहा है। तो मैं कहूंगा इन एरिया इक्वल टू पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू 2 पाई एम्पियर। सो इन यूनिट एरिया displacement current will be equal to 2 पाई अपॉन टोटल एरिया, जो कि था पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। देखो हम जानते हैं कि डिस्क के जो पैरेलल प्लेट जब होती हैं तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसमें पूरे में यूनिफॉर्म होगा। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस पूरी प्लेट के एरिया के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब ये जो 2 पाई एम्पियर जो करंट है ये एक्चुअल में पूरी डिस्क के रीजन से फ्लो कर रहा होगा इधर। ठीक है, अब देखो इसने पूरे रीजन से 2 पाई एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे रीजन से, तो सिर्फ इतने के अंदर से कितना होगा, तो मैंने कहा टोटल का इतना है तो यूनिट एरिया का इतना आ गया, तो पाई इंटू 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर का एरिया का कितना होगा। सो इन एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू 0.04 स्क्वायर, मीटर में रखा है। डिस्प्लेसमेंट करंट जो आएगा आई इन दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू 0.04 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 0.4 और ये तो 1 बन जाएगा, ये 0.4 तो ये बन जाएगा 0.16, 0.32 पाई एम्पियर, इतना करंट आ जाएगा। तो अब कहूंगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। अब समझो बेटा कि मैंने ये करंट क्यों निकाला, क्योंकि मैं सिर्फ इतने लूप के अंदर ये इक्वेशन लगा रहा हूं, तो ये जो आई इन है सिर्फ इसके अंदर से पास करने वाला करंट होगा, ना कि टोटल, तो इसलिए मैंने ये करंट निकाला है। तो मैं कहूंगा अब देखो बी इस पूरे पे यूनिफॉर्म है तो इससे बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो है वो बन जाएगा 2 पाई आर, इसकी जो रेडियस है वो 0.04 मीटर हो गई, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन रख दूंगा 0.32 इंटू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 डेसिमल से 2 डेसिमल, 4 8 जा 32, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 म्यू नॉट। ठीक है, ऐसे ही कुछ आ जाएगा, इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता ही है, उससे आंसर आ जाएगा टेस्ला। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करते हैं बताइए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो देखो यहां से पता चल रहा है कि यदि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो चुकी है। ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। लिख लिया होगा, मिटा दूं।
इस चैप्टर में देखो मेन जो चीज है वो है मैक्सवेल्स इक्वेशन। जैसे मैकेनिक्स पढ़ने के लिए जो बेसिक जो होता है वो होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ऐसे ही इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो बेसिक है, हर आगे जितनी भी स्टडी होती है उसमें मैक्सवेल्स इक्वेशन का बड़ा रोल है। मैक्सवेल ने ये खुद से नहीं दिए मैक्सवेल ने ये इक्वेशन, लेकिन फिर भी ये मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से फेमस है। क्यों? क्योंकि इसने मैक्सवेल ने इस पे ऐसा काम किया जो कि बहुत डिटेल में इन इक्वेशन के ऊपर काम किया, सारी इक्वेशन पे, और कुछ इक्वेशंस को मॉडिफाइड भी कर दिया इसने। ठीक है, तो देखो वो इक्वेशन कौन सी हैं? ये चारों इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, 4 इक्वेशन है मैक्सवेल की, चारों हम पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार से लिखते हैं। पहली इक्वेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक याद करो क्या था? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, मतलब एक क्लोज सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स हमेशा होता है Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉस लॉ हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। ये उसकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। सेम, बस मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ds, ये जो है बेटा हमेशा 0 होता है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ds हमेशा क्या होता है? 0। मतलब एक बंद सरफेस से जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा वो हमेशा 0 होगा। इससे एक चीज कंफर्म होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही है, मतलब यदि कोई भी एक बंद सरफेस होगी तो इससे यदि कोई लाइन एंटर करेगी तो 100% वो बाहर भी निकलेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहीं जाके खत्म नहीं होती है, वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यदि अंदर गई है तो बाहर भी आएगी ताकि घूम के टोटल बंद लूप बनाना है उसको। इट मीन्स magnetic field forms closed loop। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है। इट ऑल्सो शो दैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल। मतलब बेटा मैग्नेट में हमेशा दोनों पोल ही मिलेंगे, ऐसा अलग से एक नॉर्थ पोल को अलग से निकाल के नहीं रखा जा सकता। मैंने बताया था यदि कि एक मैग्नेट को काट भी देंगे तो काटने के बावजूद भी, जैसे हमने उसको बीच से काट दिया, हमने सोचा कि नॉर्थ पोल अलग कर लेंगे, साउथ पोल अलग कर लेंगे, नहीं, काटते ही उसमें दोनों पार्ट में नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे। इसका मतलब मैग्नेट के जो मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे जो पोल हैं वो दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा पेयर में ही मिलते हैं, इसलिए वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये है सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो है वो है लेंज लॉ। या फैराडे लॉ। लेंज लॉ प्लस फैराडे लॉ दोनों ही है वैसे तो, पर फैराडे के नाम से ज्यादा है। फैराडेज लॉ ये क्या था बेटा? याद करो, ये था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d∅b by dt।
मतलब किसी रीजन में यदि मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है और दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी आ सकता है और एक क्लोज लूप के लिए इसकी वैल्यू माइनस डी फाई वी बाई डी टी के इक्वल होती है। और जो फोर्थ इक्वेशन निकल के आई वो अभी जो हमने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ और उसको मॉडिफाइड किया तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, मतलब लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है म्यू नोट इंटू आई सी प्लस एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई डी टी। ये चारों इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से होती हैं। कभी मैक्सवेल इक्वेशन पूछे तो पूरा ऐसे डिटेल में लिखो, बताओ ये चार इक्वेशन है, ये मैक्सवेल इक्वेशन है। अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कैसी होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू।